क्योंकि पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ये चुन के आ गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अगले दिन फूल माला और नेताजी आ गए ढोल नगाड़े बजाओ भंगड़े पाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बंदा कहता है कि मैं भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन नॉट फोर्स यू, तुम भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन उसी भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाएगा कि मैं भारत के संविधान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं अमृतपाल फलाना डिमका, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो खालिस्तानी है उनके खिलाफ ऑपरेशन करो, नो डाउट, उनके घर उड़ाने हैं, उनको जो करना है जेल में डालना डालो। अगर हमें सिखों की बात करनी है, हमें हिंदुओं की भी बात करनी पड़ेगी कि पंजाब में टेररिज्म में हजारों हिंदुओं, कोई कहते हैं 15,000, कोई कहते हैं 20,000, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पा रहा मुझे, वरना मैं आपके सामने जरूर कोट करूंगा। इतने हिंदू मार गए, कौन जवाब देगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कई सारे कमेंट्स हमें मिले, कई 100 कमेंट्स मुझे मैसेजेस आए, और खास तौर से जो हमारे लोकसभा भी चुनाव हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं मैं पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन ऐसी दो चीजें हो गई जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह चुनाव जीत गया और लोगों ने बोला साहब ये तो पार्लियामेंट में बैठेगा और पार्लियामेंट में बैठेगा देश के खिलाफ काम करेगा, और अगर ये पार्लियामेंट में बैठ के देश के खिलाफ काम करता है तो मैं आपको एक आश्वासन आज देना चाहता हूं, ऐसे कई लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमृतपाल पहला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, कैसे कैसे लोग पास्ट में पार्लियामेंट में जा चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है सिमरनजीत सिंह मान, एक पॉलिटिशियन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने साल पार्लियामेंट में बैठे, उन्होंने खालिस्तानियों को चिट्ठी लिख के दी है कि भारत उनके खिलाफ बहुत कुछ कार्रवाइयां कर रहा है, उनका दमन कर रहा है, उनको दबा रहा है, लिहाजा उनको कनाडा की सिटीजनशिप दी जानी चाहिए क्योंकि भारत उनके लिए अनसेफ है। एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, ये मैं कई बार ये वीडियो दिखा चुका हूं, आज मैं दोबारा ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, आपके दिमाग में मैटर सेट हो जाए, आपको पता लग जाए मैं किस परिपेक्ष में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। देखिए वीडियो। मान साहब, एक गल तुहाडे बारे होर बड़ी चलदी है कि मान साहब कोल एक लैटर आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ, ਪਰ ਇਹ 50,000 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ 35,000 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 35,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਆਓ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ, ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 30-40 ਇੱਥੋਂ ही ਛਕਦੇ ਆ, ये पार्टी का लंगर तो नहीं है, तो मेरा है। भाई साहब, ये सिमरनजीत सिंह मान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने 30-40 हजार रुपए लेके ये सर्टिफिकेट लोगों को दिए कि तुम कनाडा चले जाओ क्योंकि भारत में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और वो मान रहा है कि झूठे सर्टिफिकेट है। तो ऐसा होता है। तो सिमरनजीत सिंह मान जैसे भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है और इसमें ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, लेकिन फिक्र करने की बात कुछ और है। नॉट अमृतपाल सिंह अलोन, ठीक है, गलत बात है, बुरा लगता है, लेकिन हमारा कानून कहां पे है यार? सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती कि जब कोई आदमी ऐसे संगीन जुर्म में जेल में रहता है तो उसके ऊपर यू कैनॉट फाइट इलेक्शंस। देखो, इतनी भी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए। लोकतंत्र का
सबसे बड़ा दुश्मन भी लोकतंत्र हो सकता है। ये समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र हो सकता है, क्योंकि जब आपने खुली छूट दे दी कि यार सुनो, तुम ये कह सकते हो कि मैं देश के संविधान में विश्वास नहीं करता, तुम ये कहते हो कि भाई जो देश है ना मैं उसको मानता ही नहीं, जब आप ये कहते हो कि अमृतपाल सिंह ये चाह रहा है कि खालिस्तान बने, तो यहां पे क्यों अपनी मत मरवा रहा है? भागो यहां से। अभी अमृतपाल सिंह कह रहा है कि साहब वहां पे जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है पंजाब में, मैं उसके लिए काम करूंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम कर सकता है आप मुझे बताइए, प्लीज टेल मी। मैं जानना चाहता हूं, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो देखते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। अमृतपाल सिंह कह रहा है कि मैं जॉबलेसनेस हटाऊंगा पंजाब में। कैसे हटा देगा वो? उसके हाथ में क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या कर सकता है वो? ये बता दीजिए मुझे कि साहब ये कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं करना, उसने वही काम करना है जो सिमरनजीत सिंह मान ने करा था। इसने भी झूठे सर्टिफिकेट की फैक्ट्री खोलनी है अगर ये जेल से निकलता है तो, क्योंकि पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ये चुन के आ गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अगले दिन फूल माला और नेताजी आ गए, ढोल नगाड़े बजाओ, भंगड़े पाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन मैटर कुछ और है दोस्तों। ये कौन लोग हैं जो अमृतपाल सिंह जैसे को सपोर्ट करते हैं, ये दूसरा मैटर है, मैं इस पे आऊंगा अभी। लेकिन पहले मैं आपसे बात कर लूं। अब एक बात बताइए मुझे। ये कहता है कि डी एडिक्शन, पंजाब में नशाखोरी बहुत है, मुझे नशा मुक्ति करवानी है। बहुत अच्छी बात है साहब, आपको नशा मुक्ति करवानी है पंजाब में, आई एग्री विथ यू, होनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि भगवंत मान जी क्या कर रहे हैं? भगवंत मान जी क्या कर रहे हैं? ये भगवंत मान जी का काम नहीं है। देश की पार्लियामेंट में बैठे पंजाब में नशा मुक्ति कैसे करवाएंगे भाई? आप कोई मुझे समझाइए। जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा ये बात ना। ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। जो पूरा मैटर पंजाब का है, अगर मैटर पूरे पंजाब का है, जो कि पंजाब में पूरे ड्रग्स फैले हुए हैं, तो पंजाब का मुख्यमंत्री वो तो परिवार का मुखिया है ना। अगर पंजाब एक परिवार है, उसका मुखिया कौन है? उसका मुखिया तो भगवंत मान है। तो भगवंत मान पूरे पंजाब को, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि सेंटर से थोड़े से फंड लेके अमृतपाल सिंह वहां पे नशा मुक्ति केंद्र एक छोटा सा खोल सकता है। और अच्छी बात है, अगर खोलता है तो बहुत बढ़िया बात है। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए, एक एक दो दो बड़े बड़े। मैं तो ये मानता हूं। लेकिन ये करेगा क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठ के? ये बंदा कहता है कि मैं भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन नॉट फोर्स यू, तुम भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखते। लेकिन उसी भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाएगा कि मैं भारत के संविधान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं अमृतपाल फलाना डिमका, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेता हूं। और जो इसके सपोर्टर है उनको मजा भी आएगा। उनको क्यों मजा आएगा? उनको इसलिए मजा आएगा लोगों, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये देखो साडा मुंडा है, इसने बेवकूफ बना दिया सबको, ही इज मेड अ फूल आउट ऑफ एवरीबॉडी। कितना मजा आया। तो ये कैसी मानसिकता है दोस्तों? ये कैसी मानसिकता है जो अमृतपाल सिंह जैसे बेवकूफ को वोट देते हैं लोग? ये कैसी मानसिकता है? अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। पंजाब में जो चल रहा है, और ये बात कश्मीर में भी हुई थी, लेकिन 370-35 से हटने के बाद कश्मीर में अचानक ओवरनाइट ये मानसिकता बदल गई। यही प्रॉब्लम कश्मीर में भी थी। कश्मीर में भी भयानक ड्रग एडिक्शन है, और कश्मीर में भी ये सेपरेटिज्म का कीड़ा था, बहुत भयानक कीड़ा था। अब मैं आपको पंजाब के परिप्रेक्ष्य में दो तीन बातें बताता हूं। पंजाब ने दो बार, मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, दो बार पंजाब ने फसाद देखा। इसके अलावा पंजाब की मिट्टी ने ज्यादा फसाद कभी नहीं देखा। मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। और जो पंजाबी भाई बहन, जो सिख भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पंजाब ने जो बड़ा फसाद देखा वो तब देखा जब पंजाब का पार्टीशन हुआ, जब देश का विभाजन हुआ। तब लोग मारे गए वो ट्रेन में, और ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की वो किताब है, और मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, और बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ।
दोनों तरफ के लोग मारे गए, हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, सिख भी मारा गया, सब नेबर ने नेबर को काटा। यह पंजाब ने खून खराबा देखा 1947 में। उसके बाद पंजाब ने खून खराबा देखा 80 के दशक में, जब खालिस्तानी टेररिज्म वहां पे हुई, जब लोगों को उतारा, बसों से मारा, यह सब वहां पे हुआ। आज की तारीख में पंजाब को एक वेल्दी स्टेट, एक खुशहाल राज्य माना जाता है। खुशहाली क्यों है पंजाब में? आपने कभी एक बात सोची है क्या? कर्नाटक का किसान मेहनती नहीं है? लोग कहते हैं पंजाब का किसान मेहनती है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या उत्तराखंड का किसान जो है वो मेहनती नहीं है? या तमिलनाडु का किसान मेहनती नहीं है? केरल का किसान मेहनती नहीं है? मणिपुर का किसान मेहनती नहीं है? राजस्थान का किसान मेहनती नहीं है? हरियाणा का किसान मेहनती नहीं है? मेहनती तो सारे किसान होते हैं, क्योंकि किसानी काम ही मेहनत का है। ठीक है ना? बिना मेहनत के आप किसान हो ही नहीं सकते। आलसी इंसान ना फौजी हो सकता है ना किसान हो सकता है। ये दो प्रोफेशन है जिसमें आलस चलती नहीं, आलस का स्कोप है ही नहीं। राइट? एक जवान का, एक किसान का, इसमें आलस का कोई चैप्टर है ही नहीं। पंजाब प्रॉस्परस क्यों है? क्यों खुशहाल है पंजाब? पंजाब इसलिए खुशहाल है क्योंकि इन दो पीरियड्स को छोड़ के पंजाब में काफी हद तक पीस रहा और काफी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका इलाज क्या है दोस्तों। ये जो पंजाब में सेपरेटिज्म चल रही है ना, ये बात मैंने कश्मीर के लिए मेरे पुराने, बहुत पुराने 4-5 साल पुराने वीडियोस जो मैंने टेलीविजन पे बोला था वो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। वही आपको कश्मीर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा पंजाब में, वरना ये मैटर कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। हां, जो खालिस्तानी है उनके खिलाफ ऑपरेशन करो, नो डाउट, उनके घर उड़ाने हैं, उनको जो करना है जेल में डालना डालो, आई डोंट केयर। लेकिन जो आम पंजाबी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी। बिना बात के, ये बात मैंने कश्मीर के लिए भी बोली थी कि आतंकवादियों को ठोको, आतंकवादियों को ठोको। लेकिन आम कश्मीरी जो है, आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, बिना बात करके नहीं होता। यू कैनॉट हैव पीस इन कश्मीर बाय रेजिंग एडिशनल बटालियंस ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। इट कैनॉट बी डन। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट कैनॉट बी डन। नहीं हो सकता। इट कांट बी डन। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल। तो अब हम आते हैं फेज 2 ऑफ द ऑपरेशंस में। फेज 2 में आपको क्या करना है? सरकार को, अगर ये देखिए 2-3 बातें हैं, कई चीजें होती हैं ना। अगर आप किसी को बोलो कि आपके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, बचपन से वो मान के चलेगा मेरे साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। सो देयर आर सम रॉन्ग्स एंड देयर आर सम परसीव्ड रॉन्ग्स। रॉन्ग्स क्या होते हैं? रॉन्ग्स क्या होते हैं? जुल्म क्या होता है? जुल्म वो होता है जो आपके खिलाफ करा गया हो। और पंजाब के खिलाफ 3 जुल्म हुए हैं। मैं फिर से 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, जो उनके दिल में दर्द है। एक तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, राइट? अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, किसने करवाया, क्या करार था। हां ठीक है, मैं आज कहता हूं भिंडरावाला दोबारा आए, दोबारा ठोको, वो मैटर है ही नहीं। जो संत कहते हैं उसको, वो भी बेवकूफ है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अकाल तख्त पे गोली चलाना गलत था। अकाल तख्त पे गोली चलाना गलत था। अकाल तख्त को डैमेज करना गलत था। एक बेहतर कार्रवाई हो सकती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लॉन्च करते, स्मार्टली करते, उसके अंदर आप गैस डालते। 50 ऑपरेशंस में ऐसा रशिया कर चुका है। आप अंदर गैस डालिए, सबके सब बेहोश, फेंकिए, 1000 गैस के कैनिस्टर मारिए, सब बेहोश, अंदर फौज जाए, जिसको अरेस्ट करना है करे, औरतों बच्चों को अलग करो, ये सब अलग करो, जिसको अरेस्ट करना है करो, केस करो, जेल में डालो। सिंपल। आपका क्या पॉलिटिकल कंपल्शन था कि आपने फौज को बोला कि गोली चलाओ, और गोली चलाओ। हर मंदिर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ना मुझे 2 रुपए का इंटरेस्ट है किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर मंदिर? आप जरा जाके चेक करिए, इंटरनेट पे जाइए और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मेजर साहब हर मंदिर का ये मतलब है। तुम बड़े चैंपियन हो यार, तुमने हद ही कर दी यार। दूसरी चीज, 1984 के जो दंगे हुए, उसका क्या क्लोजर है यार, ये बताओ। मैं ये बता रहा हूं कि लोग क्यों वोट कर रहे हैं अमृतपाल, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक रॉन्ग होता है, एक परसीव्ड रॉन्ग होता है। 2 किस्म के रॉन्ग होते हैं। एक तो रॉन्ग होता है कि हां हुआ है, और एक होता है कि आपको बताया गया हुआ है, वो हुआ नहीं है, लेकिन वो परसीव्ड है, आपका परसेप्शन है।
1984 का अभी तक कोई क्लोजर नहीं है। 3000 से ज्यादा सरदारों को मार दिया, काट दिया, बेगुनाहों को, जिनको पता ही नहीं था, जिनको पता ही नहीं था कि इंदिरा गांधी को क्यों मारा, किसने मारा। दे डिड नॉट केयर। वो अपने बेचारे दिल्ली में कोई अपनी दुकान पे बैठा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई वकील है, पकड़ पकड़ के उनको काटा। आई एम विटनेस यार, मैं 100 बार बोल चुका हूं, आई एम विटनेस। मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूं यार। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 3-3.5 बंदे को मार दें और फिर आप चाहते हो मोहब्बत भी करे आपसे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बॉस। आप खुद सोचना। कई लोगों को मैं जानता हूं, कई लोगों को मैं जानता हूं, और मुझे घिन भी आई जब मैंने, अरे ठीक हुआ सरदारों के साथ। मैंने बोला तेरे घर में जब होता ना, जब तेरे बाप को निकाल के मारते, उसके गले में जलता हुआ टायर डालते, तब मैं तुझसे पूछता कि सरदारों के साथ कैसा हुआ। आप समझो दोस्तों, ये इश्यूज हैं, ये इशू हैं, और ये इशू अभी तक इतने साल हो गए, 84 से लेकर अब 2024 है भाई साहब, अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं हुए रिजॉल्व? अभी तक लोग दंदनाते घूम रहे हैं, जो जिंदा हैं दंदनाते घूम रहे हैं, मार दिया मार दिया। यार हिंदुस्तान है ये, 3-3.5 जानों का कोई देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर इट। ये दूसरा गुना हुआ पंजाब के साथ, और तीसरा गुना पंजाब के साथ हुआ कि हजारों दर हजारों हिंदू मारे गए। ये भी सच है। अगर हमें सिखों की बात करनी है, हमें हिंदुओं की भी बात करनी पड़ेगी कि पंजाब में टेररिज्म में हजारों हिंदुओं, कोई कहते हैं 15,000, कोई कहते हैं 20,000, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पा रहा मुझे, वरना मैं आपके सामने जरूर कोट करूंगा। इतने हिंदू मार गए, कौन जवाब देगा? कोई इंक्वायरी बैठी? जब मैं कहता हूं अच्छा हिंदू मर गए, फिर वो कह रहे हैं सिख मर गए। फिर मैंने अपने सिख दोस्त से बोला, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है यार, 84 में ये हो गया, अभी तक कुछ नहीं। मैंने बोला यार वहां पे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हाल है हमारा। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया उनके घरों से, जहां पे हजारों साल से रह रहे थे, बेघर कर दिया, अचानक जेनोसाइड कर दिया। औरत को आरा मशीन में ले गए भाई साहब, आरा मशीन में उसके जिस्म को आधा काट दिया, आरी से फाड़ दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये सब हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, भारत की, और एक बड़ी शर्मनाक चीज है ये। तो जब भी हम बात करते हैं 1984 के दंगों की, और हमें करनी चाहिए कि बेगुनाह सिख मारे गए थे, ये बात सच है, मैं गवाह हूं उसका, लेकिन ये भी बात सच है कि हिंदू मारे गए थे, उनकी भी बात करनी चाहिए, हमें सबकी बात करनी चाहिए। एंड माय फ्रेंड्स, वी मस्ट हैव अ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो बात करे कि बॉस पंजाब में हुआ क्या था, कश्मीर में हुआ क्या था, पंडितों के साथ क्या हुआ था। लोग तो मना कर देते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ ही नहीं जी, हम तो मानते, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है भाई साहब। ये देखो, बात ये है, अब हम आते हैं कि जब हम बात करेंगे इस पे, देन हमें बात करनी पड़ेगी परसीव्ड रॉन्ग की, जो नहीं हुआ लेकिन साजिशें फैलती है ना, अरे पता ये हो गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसको कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलती है, अरे ये हो गया, पता ये हो गया। अब लोग कहते हैं कि कई 100 गुरुद्वारे भारत में तोड़ दिए। किसने तोड़ दिया गुरुद्वारा? कौन सा टूट गया? कौन सा टूट गया? एक का नाम बताओ मुझे। लेकिन अगर आप यूके में जाएंगे, अगर आप यूएस में जाएंगे, तो खालिस्तानी ये बातें फैलाते हैं। और जो सिखों के बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने पंजाब नहीं देखा, या जो आके पंजाब में नहीं रहे, जिनको सच्चाई नहीं पता है, वो जिंदगी पर अरे जी हमारे साढ़े गुरुद्वारे तोड़ दिए। और कौन से तोड़ दिए? गुरुद्वारों में 70% हिंदू आके माथा टेक रहा है, क्या बात कर रहे हो? कौन भारत में ऐसा पागल का बच्चा है जो गुरुद्वारा साहब को हाथ लगाए? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पर हैं झूठी बातें, फैलाए जाओ झूठी बातें, फैलाए जाओ झूठी बातें। तो ये एक चीज है। अब मैं एक और बात जानना चाह रहा हूं दोस्तों। पंजाब में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, पंजाब में IIM, पंजाब में IITs, पंजाब में टॉप हॉस्पिटल्स, पंजाब में टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। और पंजाब में भगवान के लिए इतना पैसा है, पता नहीं क्यों ये
क्यों नहीं गवर्नमेंट करती? हैव अ टॉप कैंसर हॉस्पिटल, एटलीस्ट 4-5 टॉप कैंसर हॉस्पिटल्स इन पंजाब। पंजाब में कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पंजाब का किसान दे ठोक फर्टिलाइजर, दे ठोक केमिकल, मार मार के केमिकल, मार मार के फर्टिलाइजर जमीन में। ऐसा कर दिया है कि ट्रेन जाती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, ये पंजाब से चलती है राजस्थान की ओर अपना इलाज करने के लिए। दोस्तों देखिए, आपको पूरा पंजाब को, मैं गलत नहीं मानता लोगों को, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने अमृतपाल को वोट दिया वो लोग गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। अमृतपाल है गधे का बच्चा, दैट इज अ सेपरेट मैटर। लेकिन जिन लोगों ने अमृतपाल को वोट दिया, मैं देखिए, आप जब किसी को बताओगे कि ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जब एक्चुअली जो उसके साथ गलत हुआ है उसके बारे में आप कुछ बात नहीं करोगे, तो ये सब मैटर होंगे, ये सब मैटर होंगे, और आप इन मैटर को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये जो सेपरेटिज्म का कीड़ा है बहुत कम है वहां पे, लेकिन फिर भी है। एक चीज का ध्यान रखना आप, वो बीएन सिंह का बेटा भी जीत गया चुनाव। बीएन सिंह वो है जिसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, उसका बेटा जीत गया। आपको कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी पंजाब के लोगों से। हिंदुओं को बैठाओ, सिखों को बैठाओ, ईसाइयों को बैठाओ, मुसलमानों को बैठाओ, इनसे बातचीत करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपको बात करनी पड़ेगी, बिना बात के नहीं हो सकता है ये मैटर, बिना बात के नहीं सॉल्व हो सकता। सिर्फ आपने चुनाव करवा दिए, भगवंत मान जी बैठे, भगवंत मान जी को नहीं पता कि यहां पे कितनी प्रॉब्लम है नशाखोरी की पंजाब में, कितना ड्रग्स है उनको नहीं पता है क्या? बीएसएफ जितना रोक सकती है बॉर्डर पे उतना रोक रही है, पाकिस्तानी ड्रोन से दनादन भेजते हैं, बीएसएफ वाले उसको नीचे उतारते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट कहीं पे भी नहीं होती। भाई सचिन तेंदुलकर भी हर समय जाके सेंचुरी थोड़ा ना बनाता है, या आप बोलो कि कोहली जब भी जाएगा बैटिंग करने के लिए तो विराट कोहली सेंचुरी मारे, इट्स नॉट लाइक दैट यार। लेकिन ड्रग्स आते हैं, जम्मू और पंजाब मिले हुए हैं ऐसे। बॉर्डर ये है, पठानकोट तो है और क्या है, दैट्स इट, बगल में है। तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बात करनी पड़ेगी। देयर शुड बी अ कॉन्वर्सेशन विद द पंजाबीज। सरदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, उसके साथ आपको एक बार बात करनी पड़ेगी कि बॉस मैटर क्या है। बैठो आराम से, भाइयों की तरह बात करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि गो स्लो ऑन खालिस्तानियों को ठोको। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, सिख अलग है, खालिस्तानी अलग है। मैं खालिस्तानियों को सरदार मानता ही नहीं। सरदार होना इज्जत वाली बात है, और खालिस्तानी कुत्ते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है? अब ये देखो, ये इंजीनियर राशिद है, ये इंजीनियर राशिद ये जीत गया कश्मीर से, ही हैज वॉन, और इंजीनियर राशिद जीत गया है, ठीक है? इंजीनियर राशिद के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं, और टेररिज्म के चार्जेस हैं, और लोगों ने उसके ऊपर वोट करा है इंजीनियर राशिद को, क्योंकि वहां के लोगों को यह लग रहा है कि इसके साथ गलत हुआ है। अगर आपके पास पुख्ता केस है इंजीनियर राशिद के खिलाफ, तो इंजीनियर राशिद को करो अंदर। 2 साल की अगर सजा मिल गई, कन्विक्ट हो गए, तो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी हट जाएगी, इंजीनियर राशिद की भी और अमृतपाल की भी। या तो अमृतपाल गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। अगर गिल्टी है और आपके पास सबूत है कि वो गिल्टी है, उसको अंदर डालो, उसको कन्विक्ट करवाओ, 2 साल का उसका कन्विक्शन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट उसकी ऑफ। इंजीनियर राशिद 2 साल के लिए कन्विक्ट कराओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट ऑफ, कहानी खत्म, कैंसिल। और भगवान के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, ठीक है? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर एक ऐसा कानून बनाइए कि जो संगीन जुर्मों के ऊपर, जिसमें कि मैं समझता हूं 2 जुर्म है मेरी नजरों में, विच आर इक्वली हीनियस, एक है गद्दारी और एक है रेप। मेरी नजर में दोनों ये इक्वली हीनियस हैं। जिसने औरत के साथ रेप करा, उल्टा टांगो उसको, और जिसने देश के साथ गद्दारी करी, ठोको। यू कैन नॉट हैव सच पीपल सर। मैं कह रहा हूं, आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, इनकी आइडेंटिटी खत्म होनी चाहिए, वरना ऐसे लोग आएंगे जो कि मासूम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, वोट हासिल करेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, और पार्लियामेंट में बैठ के हमारी खोपड़ी पे पिस्तौल रख के ब्लैकमेल करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं होगी, ये 10 बार पहले हो चुका है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सोचिएगा क्या हुआ इस बार। ये बाकी कांग्रेस, बीजेपी, फलानी पार्टी, ढिमका, ये सब चलता रहेगा, लेकिन दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस। दीज आर एक्सट्रीमली डेंजरस। ये देश के लिए डेंजरस है, और आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही कहना चाह रहा हूं,
जहां तक पंजाब की बात है, बड़े मेरे पास मैसेज, ये पता नहीं 100-150 मैसेज मोबाइल फोन पे, ये क्या हो गया अमृतपाल का, अमृतपाल क्या हो गया अमृतपाल का। यार आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, और ये केंद्र सरकार को बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकार के बस का नहीं है, क्योंकि मसला केंद्र सरकार का है। 84 के दंगे दिल्ली में हुए थे, पंजाब में नहीं हुए थे। सरकार को यह चाहिए एक स्पेशल कमीशन बनाए जो उसका पूरा चाहे केस, इट इज इन कोर्ट और नॉट इन कोर्ट, इट डज नॉट मैटर। सच्चाई पता लगाने के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, और एक जुडिशियल कमीशन बने पंजाब में कि दिल्ली के दंगों में कितने सिख मारे गए और जगह दंगों में कितने सरदार मारे गए, इसके बारे में पता लगाओ और पूरा बताओ किस किस हु इज गिल्टी यार। और जो गिल्टी है उसको टांगते क्यों नहीं है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कितना टाइम लगता है। और जो हिंदू मारे गए पंजाब में, निकाल निकाल के घरों से, बसों से उनके कार्ड चेक करे गए, उनके जो जमाने में जो भी उनके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी होता होगा, आधार कार्ड तो होते नहीं थे, वो चेक करके टट 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 एक लाइन में AK-47 से सारे हिंदुओं को काटा। उसके ऊपर भी कमीशन होना चाहिए, किसने मारा, कौन थे वो। एवरीथिंग नीड्स टू बी चेक्ड, एंड ऑल्सो फॉर हेवन सेक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हैव अ हार्ट फॉर कश्मीरी पंडित्स यार, कुछ तो सोचो पंडितों के बारे में। एक पिक्चर क्या आ गई, लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया कि पिक्चर कैसे बना दी, पिक्चर कैसे बना दी ऐसी। ये दर्द उनका एक पिक्चर का था, जो असल में दर्द हुआ पंडितों के, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। यू नीड अ कमीशन इवन फॉर कश्मीरी पंडित्स, यू नीड टू फाइंड आउट, दे विल नेवर बी पीस, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज ये होगा ही नहीं। आपको एक बार बैठ के बात करनी पड़ेगी, और ये बात करनी जरूरी है दोस्तों। चलिए आपके सवाल जवाब लेता हूं। दोस्तों ये पहला सवाल है रीमो दास, नमस्ते मेजर साहब, जय हिंद। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां तक कारगर है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे नेबर कंट्रीज हमसे नाखुश हैं। नो डाउट वो लोग चाइना के मोटे पैसे पाकर रहे हैं सारे, तो बैल बुद्धि नहीं हो सकते ना, प्लीज शेड सम लाइट। देखिए रीमो जी नमस्कार, मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे नेबर नाखुश हैं। बात यह है कि उनको नाखुश करा जा रहा है। अगर मामला न्यूट्रल रहता तो हमारी पाकिस्तान के अलावा सबसे अच्छी बनती थी। अब एक एक करके कहता हूं, पाकिस्तान खुश है नाखुश है, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से कल गड्ढे में जाए पाकिस्तान। आप भी मानते हैं। अब आते हैं चीन पे। गलवान पे हमला किसने करा? अगर आपको ऐसा लगता है रीमोदास जी कि भारत ने पहल करी और भारत ने जाके हमला कर दिया, तो फिर मुझे बताइए, फिर भारत की गलती है। तो 2 नेबर तो मैंने आपको बता दिए, अब तीसरे पे आ जाते हैं। श्रीलंका के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम है? श्रीलंका को तो हमने $4 अरब दिया, उनकी मदद करी है और वो लोग खुश हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद श्रीलंका। अब हम आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी देखिए बात ये हो रही है ना कि चाइना एंड इंडिया बोथ आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। साफ लफ्जों में बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या हो गया? कभी उनकी ऊंची कभी हमारी नीची, कभी उनकी ऊंची कभी हमारी ऊंची, नीची ऊंची चलती रहती है ऐसी। फॉरेन अफेयर्स में तो ऐसे ही होता है। नेपाल को ले लीजिए, नेपाल के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं और मुझे लगता है कि नेपाल के मामले में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कई इंडियंस की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम नेपाल के बड़े भाई हैं। तुम किसी के बड़े भाई नहीं हो भगवान के लिए, वो तुम्हारे दोस्त हैं, और अगर तुम भाई हो नेपालियों के तो फिर तुम बराबर के भाई हो। स्टॉप प्लेइंग बिग ब्रदर। ये कुछ इंडियंस में, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, मैं माफी चाहता हूं, कुछ इंडियंस में बहुत खुजली है बड़ा भाई बनने की। डोंट ट्राई टू बिकम एनीबडीज बिग ब्रदर। अगर भाई है तो भाई है। अगर नेपाल हमारा भाई है, वो सीता माँ का घर है, वो कि नेपाल को ये कर देंगे, नेपाल को वो कर देंगे, चाइना के पास जा रहा है, सबक सिखा दोगे? नेपाल को सबक सिखा दोगे तुम? पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, सीता माँ का घर है वो, नेपाल को सबक सिखा देंगे। पता नहीं कहाँ से ऐसे गधे आ जाते हैं, नेपाल को सबक सिखा देंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश तीनों के हेड्स ऑफ स्टेट सैटरडे को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ के लिए आ रहे हैं, तीनों के तीनों। तो ये कहना कि हमारे रिश्ते खराब हैं, अगर रिश्ते खराब हैं तो आ क्यों रहे हैं? सोचिएगा। और जहाँ तक मालदीव्स है,
ठीक कर देंगे इसको, डोंट वरी, ठीक कर देंगे। इनकी तो चीखें निकलेंगी अभी, रुक जाना। अंकित पंडिता, आई एम अंकित पंडिता, कश्मीरी लिविंग आउटसाइड कश्मीर। ये कंसर्निंग है, इंजीनियर राशिद इज वॉन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं अंकित जी, आपने देखा होगा। हैव कश्मीरीज रियली वोटेड फॉर चेंज और इज इट जस्ट अ कैमोफ्लेज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये ना, मामला बड़ा पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार लोग एक कैंडिडेट के लिए इसलिए वोट नहीं करते कि उनको वो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, कई बार इसलिए वोट करते हैं कि दूसरा गधा लगता है इनको। वहां के कई लोकल फैक्टर्स होते हैं, कई लोकल फैक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट वन स्मॉल थिंग। ठीक है जी। गौरव साहनी सर प्लीज रिप्लाई, डू नॉट इग्नोर अमृतपाल इज वन। गौरव साहनी जी, मैं ऑलरेडी अमृतपाल के बारे में बता चुका हूं डिटेल में, पूरा ये वीडियो अमृतपाल के बारे में ही था। और फिर आपने बोला कि क्या आप मानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सिख्स आर इन फेवर ऑफ खालिस्तान? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप ये कहना चाहते हैं गौरव साहनी जी कि क्या ज्यादातर जो हमारे सरदार भाई हैं वो खालिस्तान के फेवर में हैं या खालिस्तान के पक्ष में हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ख्याल दिमाग में लाना भी मत, यह पूरी बात झूठ है। हां, खालिस्तानी इसका प्रचार करते हैं कि सिख खालिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह खालिस्तानियों का फतूर है इनके दिमाग का। भानु तेज, जय हिंद, जय श्री राम सर। जय हिंद भानु जी और जय श्री राम। मेरा सवाल यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी आपको, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आपको लड़ाई नहीं जितवाती। हमें मैन पावर और टेक्नोलॉजी के बीच में बैलेंस चाहिए। क्या आप रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माउंटेन वॉरफेयर, ये जो भानु तेज जी आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है कि इसके ऊपर जब द चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव हुई थी तो आई हैड रिक्वेस्टेड जनरल नरवणे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं उनके पास गया था, मैंने रिक्वेस्ट करा था ऐसे सर आप इस पे बोलिएगा प्लीज। तो उन्होंने बोला था, ही गेव अ फैंटास्टिक लेक्चर एंड यू कैन सी इट ऑन आवर चैनल समवेयर। जनरल नरवणे, ही हैज स्पोकन अबाउट इट वेरी इलोक्वेंटली एंड जो उन्होंने समझाया। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हर समय बैलेंस चाहिए होगा। आपको नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन आपको मैन पावर भी चाहिए। माउंटेन्स में ऐसा है कि मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज माउंटेन्स ईट मैन। माउंटेन्स में पूरे के पूरे डिवीजन खो जाते हैं, पता नहीं लगता कहां गया डिवीजन। 8-10 हज़ार लोग ऐसे गायब हो जाते हैं माउंटेन्स में, यू नेवर कम टू नो। तो ये भी एक सच्चाई है माउंटेन्स की, लेकिन माउंटेन्स में भी यू नीड हार्डकोर टेक्नोलॉजी। तो इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी, इट कांट बी जस्ट वन। ठीक है, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं, मैं तो आपको हर समय यही गाना गाऊंगा आपके सामने कि भैया इन्फेंट्री है तो इन्फेंट्री सब कुछ कर सकती है, विच इज क्वाइट राइट एक्चुअली। इसमें कोई गलत बात नहीं है, झूठ नहीं, ये बात सच है कि इन्फेंट्री ही करती है ये सब, राइट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टेक्नोलॉजी इतना कुछ कर रही है आजकल कि यू नीड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेटरी एंड यू नीड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड इंप्लीमेंट्स टू विन अ वॉर, एंड यस यू नीड मैन पावर ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।